हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी जो रेनल डिजीज चली हुई है उसी की, लेकिन उसके सेकंड पार्ट की, क्योंकि वो डिजीज बहुत लंबी थी इसलिए इसकी वीडियो हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें हम देखेंगे कि डायलिसिस जो है वो होता क्या है। डायलिसिस एक प्रोसेस है। तो क्या था प्रोसेस है? इट इज डिफ्यूजन प्रोसेस बाय विच सोलवेंट पास फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशंस टू लो कंसंट्रेशंस थ्रू सेमी पैराबेबस मेम्ब्रेन्स। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा डायलिसिस होता है वो एक प्रोसेस है और इसमें डिफ्यूजन होता है। प्रोसेस इस जो प्रोसेस होता है इसके अंदर फैलाव होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सोलवेंट होते हैं वो पास होते हैं कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो जो सांद्रता होती है हमारे किसी भी सब्सटेंस की वो ज्यादा से कम हो जाती है। और थ्रो किसके होते हैं? ये किसके थ्रू होते हैं? ये होते हैं हमारे सीमी पैरामेबल्स मेम्ब्रेन। तो सीमी पैरामेबल्स मेम्ब्रेन का तो आपको पता ही होगा कि सीमी पैरामेबल्स मेम्ब्रेन जो है वो हमारी सेल की मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है। ठीक है। तो ये हमारी जो मेम्ब्रेन होती है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन हमारी होती है, और सेल की मेम्ब्रेन ये होती है। इसके थ्रू ही हमारे जितने भी सब्सटेंसेस है वो अंदर बाहर आते जाते हैं। तो हमारा जो डायलिसिस होता है उसमें फैलाव का प्रोसेस ये होता है जिसमें हमारे सोलवेंट जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं सीमी पैरामेबल्स मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी डेफिनेशन। तो इसमें जो हमारा पर्पस होता है वो क्या होता है? टू सेव लाइफ। तो इसमें हमारा जो उद्देश्य होता है वो होता है जान बचाना, पेशेंट की जान बचाना। मतलब कि किडनी अगर वर्क नहीं कर पा रही तो उसकी जगह डायलिसिस प्रोसेस करके जो पेशेंट होता है उसकी जान बचाई जाती है। ठीक है। तो हमारी जो टाइप दे रखी है कि डायलिसिस है वो कितने टाइप का होता है। तो हमारा जो पहली जो टाइप होती है डायलिसिस की वो होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है? इन द टाइप ऑफ डायलिसिस पेरिटोनियम वर्क लाइक ए सेमी पैरामेबल्स मेम्ब्रेन। तो इसमें ये जो डायलिसिस होता है पेरिटोनियल जो वर्क होता है वो हमारा सेमी पैरामेबल्स मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। यानी कि सेल की जो मेम्ब्रेन जिस तरीके से काम करती है हमारी, वैसे ही पेरिटोनियल्स जो हमारी लेयर होती है उसमें भी ऐसे ही सेम काम होता है। इट इज यूज इन केस ऑफ कॉर्निक रेनल फेलियर। और इसे जब यूज किया जाता है उस केस के अंदर यूज किया जाता है जब हमारी जो रेनल फेलियर जो डिजीज है वो बहुत लंबे समय तक चली आ रही होती है। ठीक है। तो कॉर्निक रेनल फेलियर जब हमारी जो केस जो होता है कॉर्निक रेनल फेलियर का जो केस होता है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है, यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसकी जो दूसरी टाइप है वो हम देखेंगे। तो भाई हमारी जो दूसरी टाइप है डायलिसिस की, तो दूसरी टाइप है हमारी हेमोडायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस में क्या होता है? ये एक टेक्निक है जिसमें रिमूविंग वेस्ट मटेरियल और पॉइजनस फ्रॉम द ब्लड यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डायलिसिस। तो डायलिसिस के जो सिद्धांत होते हैं उनको यूज करके हमारे ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है या पॉइजनिंग या जहरीली चीजें होती है ब्लड के अंदर उन सभी को रिमूव किया जाता है। तो ये होता है हमारा हेमोडायलिसिस, यानी कि ब्लड के अंदर जो भी हमारी इम्प्योरिटीज है उसको निकाला जाता है। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये हमारी डायलिसिस मशीन है। तो इस डायलिसिस मशीन में क्या होता है? ये पेशेंट है और पेशेंट को यहाँ पर बनाया गया है पेशेंट को फेस्टुला। ठीक है। तो फेस्टुला एक मशीन लगाई जाती है जिसमें हमारी वेन और आर्टरी जो है वो कनेक्ट की जाती है। वेन और आर्टरी से ये हमारी ट्यूब जो है वो कनेक्ट की जाती है और इनमें से हमारा जैसे कि हमारा ब्लड जो है ये गया हमारी वेन इससे और ये हमारा डायलेजर में जाता है। डायलेजर में प्रोसेस होता है सारा का सारा हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करने का, और फिर हमारा दूसरी के जरिए फिर हमारा ये पहुंच जाता है हमारे फिर से हमारी बॉडी के अंदर। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है हेमोडायलिसिस मशीन के अंदर। तो ये ब्लड फ्लो ऑफ डायलेजर, ये हमारा डायलेजर दे रखा है, ये वर्क करता है हमारा किसकी तरह वर्क करेगा? फिल्ट्रेटिंग का जो वर्क होता है वो इसके द्वारा किया जाता है जिसको हेमोडायलिसिस बोला जाता है। हेमोडायलिसिस मशीन इसको हम बोलते हैं। ब्लड फ्लो बैक टू बॉडी, और इसमें हमारा इस ये जो हमारी नली होती है इसके द्वारा हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बैक किया जाता है बॉडी के अंदर। तो ये जो पेशेंट बैठा हुआ है ये बड़ी आरामदायक स्थिति में बैठा है और ये बुक पढ़ रहा है। सम पेशेंट ऐसे नहीं होते हैं क्योंकि ये इतनी इजी भी नहीं होती है, जिनकी कंडीशन ज्यादा खराब होती है तो उनका एक एक मिनट में बीपी इधर उधर होना, शुगर अप डाउन होना, बीपी अप डाउन होना, बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स भी उनको हो जाती हैं। बट जिनको बहुत कम प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे अपनी डायलिसिस करा लेते हैं, लेकिन समटाइम बहुत इजी नहीं होती हैं ये चीज़ें। तो ये डायलिसिस प्रोसेस है हमारा, और बहुत ही जो नीडल्स वगैरह लगाना बहुत ही पेनफुल चीज़ें होती हैं इसके अंदर, इतनी इजीली नहीं होती हैं चीज़ें। तो नेक्स्ट हमारा हेमोडायलिसिस इज परफॉर्म्ड इन द पेशेंट हुज किडनी हैव कॉज्ड टू फंक्शन टू प्रोसेस टेक प्लेस इज एन द आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है पेशेंट के ऊपर? तो उसमें जो किडनी होती है या तो जो हमारी किडनी का जो फंक्शन होता है, जिस केस में हमारी किडनी जो है वो फंक्शन नहीं कर रही होती है पेशेंट की, तो उसमें प्रोसेस किया जाता है टेक प्लेस आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलिजर लगा करके उसका प्रोसेस को पूरा किया जाता है। ठीक है। तो डायलिजर जो है वो किडनी की तरह काम करता है फिल्ट्रेशन का। तो इसमें ड्यूरेशन होती है, वैसे तो 4 आवर की ड्यूरेशन होती है, 3 टाइम इन ए वीक, और हफ्ते में 3 बार करी जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, कुछ केसेज ऐसे भी होते हैं जिनमें कम ज्यादा भी हो सकती है, 2 आवर की भी, 3 आवर की भी। तो जितना भी ज्यादा कंसंट्रेशन से बड़ी हुई होती है फ्लूइड की तो उसी के हिसाब से डायलिसिस किया जाता है। और हफ्ते में 3 बार भी हो सकता है। ऐसे ऐसे भी पेशेंट देखे जाते हैं कि उनको
पर डे भी करवाना पड़ता है। तो ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई डायलिसिस जो है कब और कैसे की जाएगी। तो वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है और डॉक्टर जो है एग्जामिनेशन करता है पेशेंट का, तभी पता चलता है। या सम टाइम प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती है जब पेशेंट जो है अननेसेसरी फ्लूइड इनटेक कर लेता है ज्यादा मात्रा में, तो भी डायलिसिस जो है जल्दी जल्दी करानी पड़ सकती है। क्योंकि फ्लूइड वो इनटेक तो कर लेता है, लेकिन हमारी किडनी फिल्ट्रेशन वर्क कर नहीं रही है, यूरिन पास आउट नहीं होगा, तो फ्लूइड बॉडी के अंदर जमा हो जाता है और बॉडी के में इंफ्लेमेटरी या सूजन जो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो फिर वो बहुत ही अर्ली कराना पड़ता है डायलिसिस। ठीक है, तो आगे हम इसमें देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में इन्होंने बताया है सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो सर्जरी करके तो एक ही काम होता है, भाई किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी। जो किडनी आपकी काम नहीं कर रही वहां पर एक फंक्शनिंग किडनी जो है वो रख दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने क्या बताना है, एक नर्स किस चीज का ध्यान रखेगी, रिपोर्ट रखेगी इनटेक और आउटपुट का, चार्ट बनाएगी प्रॉपरली। क्योंकि यूरिन आउटपुट लेस देन 24 घंटे के अंदर जो है, जो रेनल फेलियर जो संकेत होते हैं हमारे, वो होते हैं कि 24 घंटे के अंदर 400 ml से कम जो है यूरिन पास आउट करना। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड रखना है, 400 ml से कम यूरिन पास आउट कर रहा है पेशेंट 24 घंटे के अंदर, तो ये इंडिकेशन होता है कि भाई किडनी जो है वो फेल हो सकती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट नर्स को क्या चाहिए, रिप्लेस करना है फ्लूइड अकॉर्डिंग टू पेशेंट, फ्लूइड लॉस, यूरिन, रेस्पिरेशन, फीकल मैटर। तो जो नर्स होती है उसको फ्लूइड का रिप्लेसमेंट जरूर करना चाहिए। पेशेंट की जो फ्लूइड वो ले रहा है, जितना फ्लूइड लॉस हो रहा है, जितना पानी का वेस्ट हो रहा है, जितना यूरिन पास आउट कर रहा है, तो जो भी इसकी प्रोसेस हो रहा है फ्लूइड से लेकर के, वो सारी की सारी आपने ध्यान देना है। तो नर्स को क्या करना है, प्रिपेयर करना है पेशेंट को डायलिसिस के लिए, इंडिकेट करना है करेक्ट वॉल्यूम, जो हमारी ओवरलोड इलेक्ट्रोलिटी है या एसिड बेस बैलेंस है उसके बारे में पता करना चाहिए। यानी कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस ये चीज ज्यादा हो जाती है, एसिड बेस बैलेंस ज्यादा हो जाता है, तो डायलिसिस प्रोसेस करके उसको इक्वल किया जाता है, उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट इसमें आ जाता है नर्स को क्या करना है, नर्स को चाहिए कि कंसल्ट करे वो डाइटिशियन से, और डाइटिशियन से कंसल्ट क्या करेगी कि प्रोटीन इंटेक अकॉर्डिंग टू इम्पेयर्ड रेनल फेलियर, रेनल फंक्शन। तो इसमें हमारा क्या देखेगी वो कि भाई हमारी जो किडनी का जो फंक्शन है उसमें अगर किसी प्रकार की कमी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन लेना है। डाइटिशियन के साथ इस तरीके से बात करनी है, प्रोटीन जो किस तरीके से देना है। ठीक है, तो प्रोटीन की वजह से हमारी किडनी के फंक्शन में हानि नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज भी आपने देखनी है। फिर आपने देखना है कि प्रोटीन कैसा चाहिए, प्रोटीन जो है बायोलॉजिकल, हायर बायोलॉजिकल वॉल्यूम वाला प्रोटीन चाहिए, और अमीनो एसिड जो कि एग में होता है, मीट में होता है और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर होता है। ठीक है, लो सप्लीमेंट प्रोटीन डाइट विद एसेंशियल अमीनो एसिड एंड विटामिन। और सप्लीमेंट जो प्रोटीन सप्लीमेंट है वो कम मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए डाइट के अंदर, और बहुत जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, और जो विटामिन होते हैं वो डाइट के अंदर शामिल कराने चाहिए। ठीक है, प्रोटीन इनटेक रिस्ट्रिक्शंस एज रेनल फंक्शनल डिस्क्रीज। अगर हमारी जो किडनी का जो फंक्शन है अगर वो डिस्क्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रोटीन लेने पर पाबंदी लगानी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया इंक्रीज प्रोटीन इफ पेशेंट इज ऑन डायलिसिस इज अलाउ और लॉस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग डायलिसिस। तो इन्होंने बताया है कि भी जब इंक्रीज प्रोटीन इफ पेशेंट इज डायलिसिस, अगर पेशेंट डायलिसिस पे है, ठीक है, तो अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो अमीनो एसिड जो होते हैं उनका लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि फिल्ट्रेशन होता है तो अमीनो एसिड का लॉस होगा। तो ड्यूरिंग डायलिसिस जो है जो प्रोटीन है वो बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड का अगर लॉस हो रहा है तो प्रोटीन की मात्रा जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ानी जरूरी होती है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या करना है आपने, प्रोवाइड करना है पेशेंट को हाई कार्बोहाइड्रेट कैलोरी डाइट, बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैव द ग्रेटर प्रोटीन स्प्रिंग पावर एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा एडिशनल कैलोरी। तो इन्होंने बताया है कि आपने पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोवाइड कराना है, क्योंकि कैलोरी डाइट इसके अंदर होती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन को बचाने का काम करते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा देते हैं और एडिशनल कैलोरी को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है लेने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है मॉनिटर लेबोरेटरी वॉल्यूम वैल्यू जो है वो आपने जरूर चेक करनी है, लेबोरेटरी के अंदर मॉनिटर करनी है। क्या क्या चेक करेंगे आप, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, ठीक है, एल्बुमिन, सोडियम, पोटाशियम, कैरेटिन्स और इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सारे के सारे लेबोरेटरी वैल्यू जो है वो भी चेक करानी जरूरी होती है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें बताया है पेशेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाना है पोटाशियम पे, सोडियम पे, फॉस्फेट से इनटेक एज इंडिकेटेड। अगर किसी भी प्रकार के अलग संकेत या गलत संकेत आ रहे हैं तो आप इन सभी चीजों पर जो है रोकथाम लगा सकते हैं। रोकथाम इन द सेंस की पोटाशियम, सोडियम और फॉस्फोरस वाली जो चीजें होती हैं वो डाइट के अंदर शामिल नहीं करनी है, बंद कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया है एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एज इंडिकेटेड। तो आपने जो इंडिकेट यानी कि संकेत के हिसाब से ही दवाई एडमिनिस्ट्रेट करानी है पेशेंट को, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, और जो सप्लीमेंट है हमारे वो भी विटामिन डी है, विटामिन बी है और विटामिन सी और फोलिक एसिड। तो जिस भी चीज का इंडिकेशन आपको आता है कि ये चीज कम हो रखी है या चीज एक्स्ट्रा हो रही है, तो ही आपने पेशेंट को मेडिकेशन के तौर पर वो सप्लीमेंट देने हैं, अदरवाइज नहीं देने हैं।
या तो प्रेस्क्राइब किए गए हैं या फिर इंडिकेशंस आपको अच्छे से पता हो, तो दो ही सूरत में आपने पेशेंट को ये चीजें देनी है। ठीक है, क्योंकि अगर इनकी मात्रा एक्सेस हो जाएगी, कैल्शियम सल्फेट विटामिन डी इनकी मात्रा अगर एक्सेस हो जाती है तो भी हमारी बॉडी में नुकसान करती है और फिर वो डायलिसिस के जरिए उनको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट भी है हमारे, तो इसमें देखते हैं हम। तो भाई इसमें आ जाता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर इसमें देखेंगे कि जब डायग्नोज करेगी एक नर्स तो उसमें क्या क्या देखेगी, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस तो देखे ही देखेगी, क्योंकि किडनी फेलियर से रिलेटेड जो हमारी चीज है तो उसको तो देखना ही देखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंबैलेंस होगा तभी पता चलेगा कि भाई किडनी जो है वो वर्क नहीं कर रही है, फिल्टर नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्या देखना है, एनोरेक्सिया और माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड देखना है। न्यूट्रिशन भाई कैसा ले रखा, कैसा न्यूट्रिशन है कि भाई जो है न्यूट्रिशन से जैसे अलर्ट हो जाए कि माल न्यूट्रिशन यानी कि जो खाना खा रहा है उसके अंदर पोषक तत्व की कमी है, या भूख नहीं लग रही है, या भूख से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो ये साइन भी आपने देखने हैं। नेक्स्ट आपने देखना है रिस्क फॉर इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी। और हमारी जो इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी होती है यानी कि इम्यूनिटी से रिलेटेड जो थेरेपी दी जाती है और वो बहुत लंबे समय तक दी जाती है, तो उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन और संक्रमण का जो खतरा होता है उसको भी आप चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे स्किन जो है इंटीग्रिटी देखेंगे रिलेटेड टू डर्माटोलॉजिस्ट चेंज। तो हमारी स्किन में किसी प्रकार की अगर चेंजेस होते हैं और स्किन में किसी भी प्रकार की जो किसी भी तरीके की अगर कोई चीज आपको दिखाई देती है, बदलाव दिखाई देता है, ठीक है, इंटीग्रिटी यानी कि स्किन पे किसी भी तरीके के निशान या कुछ भी, या स्किन का टाइट होना या किसी भी तरीके की चीज जो दिखाई देती है तो वो आपने चेक करना है। अलर्ट करना है थ्रो प्रोसेस रिलेटेड टू प्रोसेस यूरेनिया। तो जो हमारा प्रोग्रेसिव यानी कि बढ़ा हुआ जो यूरेनिमा होता है, तो इससे रिलेटेड जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो पेशेंट का जो थॉट प्रोसेस है वो भी आपने चेक करना है। तो यूरेनिमा का प्रोग्रेसिव होने का मतलब हो जाता है कि ब्लड के अंदर जब बहुत ज्यादा मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, यूरिया और जो दूसरे सब्सटेंसेज होते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, तो वो जो कंडीशन होती है वो यूरेमिया होती है। और ये जो कंडीशन होती है तो ये हमारे थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देती है, तो उससे रिलेटेड चीजें भी आप देखेंगे जो कि हमारी मेंटल हेल्थ खराब करती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अलर्टेड रेस्ट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। तो आपने देखना है कि बीमारी की जो कंडीशन है उससे रिलेटेड आरामदायक स्थिति कितनी है, या आराम बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा पेशेंट, तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है ये डायग्नोज की जाती हैं। तो भाई ये थी हमारी डिजीज रेनल फेलियर, कॉर्निक रेनल फेलियर, ये हमारी डिजीज है। तो दो पार्ट में थी, तो दूसरा पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको समझ आई होगी सारी की सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।